अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम एफएससी की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आपको पता है कि हम इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। हमने लास्ट जो टॉपिक स्टडी किया था वो हमारे पास था न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें न्यूक्लिक एसिड की एटीपी का स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा था। और आज जो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। आज हम डीएनए की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ भी रहा है। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, अपने और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। तो चलो बच्चों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले लेसन में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, और उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है आरएनए को। ये आप पहले पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हो लेसन में। जिन बच्चों ने वो लेसन नहीं सुना तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके या मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आज हम डीएनए की जो डिटेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। ये एक विरासती मादा है, ये तो सबको ही पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या करता है कि ये जो सेल की एक्टिविटीज होती हैं जो कि हर वक्त हो रही होती हैं, और उसकी जो खासियत होती है, सेल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ये डीएनए का काम है। इट इज़ मेड अप ऑफ द 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नेमली, और ये 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसको हम कहते हैं डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और इसकी एब्रीवेट ये है, डी है और आगे एएमपी है, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। और इसको हम एडेनाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है एडेनाइलिक एसिड। इसी तरह डी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसकी एब्रीवेट है DGMP, और इसको हम गवानालाइलिक एसिड भी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है और इसका एब्रीवेट दी गई है CMP, और इसको हम डी साइटिडाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है, इसकी एब्रीवेट है DTEM, और इसको हम डी थाइमिडाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बच्चों आपने नाम याद रखने हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिए गए और यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसलिए आपको इनके नाम और इसकी एब्रीवेटर का पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा एडिनोसिन कब होता है, एडेनिन कब होता है, और मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कब होता है, डाइफॉस्फेट कब होता है, ट्राइफॉस्फेट कब होता है। वैसे तो आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले लास्ट लेक्चर में भी ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो मैं आपको एक बॉक्स की तरफ लेके जाता हूँ और पहले हम उस बॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि ये बॉक्स है, और फिर मैं रीडिंग की तरफ जाऊँगा क्योंकि ये ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जो लिस्ट है वो दी गई है। यहाँ पे डी क्यों लगाया गया है ये भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पे डी क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें, मैं इसको आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे एडेनिन है, यूरासिल है, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 5 टाइप की मतलब दी गई है नाइट्रोजनस बेस। वैसे 4 टाइप की होती है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो उसमें यूरासिल होगा, और अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो उसमें थाइमिन होगा और यूरासिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप की मौजूद होती है। और ये कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ चुके थे पीछे। तो इसमें ये होता है न्यूक्लियोसाइड में कि राइबोस शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर तो नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर खाली मौजूद हो तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये अगर ये न्यूक्लियोसाइड हो तो ये एडिन कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन, यूरासिल कन्वर्ट हो जाता है यूरिडिन, गवानिन कन्वर्ट होता है गवानोसिन, और साइटोडिन कन्वर्ट होता है साइटिडीन में। और थाइमिन क्योंकि होता ही नहीं है इसलिए इसका ये नहीं दिया गया, ठीक है। वैसे अगर होता भी तो इसको हम थाइमिडीन कहते हैं। तो ये अगर न्यूक्लियोसाइड हो तो फिर वो एडिनोसिन में हो जाता है, यूरासिल यूरिडीन में हो जाता है कन्वर्ट, और गवानिन गवानोसिन में, और साइटोडिन साइटिडीन में, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये न्यूक्लियोसाइड हो। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स दिया गया, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है वो आगे बता रहा है कि इसमें राइबोस होता है, फिर न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन होती है, यानी कि अगर इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, इसमें राइबोस शुगर होती है, इसमें नाइट्रोजन बेस होती है, और इसमें फास्फोरिक एसिड भी होता है। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड हो तो फिर ये बन जाता है AMP, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
क्योंकि फिर इसमें फास्फेट भी आ जाता है। अब फास्फेट 3 अगर हों, अगर एक फास्फेट अटैच हो तो उसको हम मोनोफास्फेट कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर 2 फास्फेट अटैच हो तो उसको हम एडिनोसिन डाईफास्फेट कहते हैं। अगर 3 फास्फेट अटैच हो तो उसको हम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कहते हैं। इस तरह ये यहाँ पे भी है यूराडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन डाईफास्फेट, यूरिडीन ट्राईफास्फेट। जी का दिया गया है गवानोसिन मोनोफास्फेट, गवानोसिन डाईफास्फेट, गवानोसिन ट्राईफास्फेट। और सी साइटोसिन का दिया गया है साइटिडीन मोनोफास्फेट, साइटिडीन डाईफास्फेट और साइटिडीन ट्राईफास्फेट। ये इनकी एब्रीवेट लिखी हुई है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये वो वही दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि अगर मैंने आपको कहा था कि अगर एडेनिन यानी कि नाइट्रोजन स्पेस और राइबोस शुगर हो तो ये बस बन जाती है न्यूक्लियोसाइड, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो इसमें तो फास्फोरिक एसिड नहीं होता, इस वजह से ये अगर एडेनिन है अटैच है तो ये बन जाएगा एडिनोसिन। अगर यहाँ पे गवानिन अटैच होगा तो फिर ये हम इसकी बात नहीं करते, फास्फेट एसिड की बात नहीं करते, हम बस इन दो चीज़ों की बात करते हैं। अगर तो राइबोस के साथ एडेनिन अटैच है तो एडिनोसिन हो जाएगा, अगर राइबोस के साथ गवानिन अटैच है तो गवानोसिन हो जाएगा, अगर राइबोस के साथ साइटिडीन अटैच है तो साइटोसिन अटैच है तो साइटिडीन हो जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ें जो ना वो आरएनए में बन जाती हैं। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हो यानी कि फास्फेट भी अटैच हो, तो अगर एक फास्फेट हो तो ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट 2 अटैच हो तो यहाँ तक, और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट 3 अटैच हो यहाँ तक। तो ये आपको बताया गया है। तो ये तो एडेनिन अटैच था इसलिए इसको एडिनोसिन कहा गया। अगर यहाँ पे गवानिन अटैच हो तो इसको ग्वानोसिन कहा जाएगा, अगर यूरासिल अटैच हो तो यूरिडीन कहा जाएगा, और अगर साइटिडीन अटैच हो तो साइटिडीन अटैच हो साइटिडीन मोनोफास्फेट कहा जाएगा। तो ये डाईफास्फेट ट्राईफास्फेट ये इसकी दिया गया, ये आरएनए है। अब हम चलते हैं डीएनए की तरफ। तो डीएनए में यह है कि अगर इसके न्यूक्लियोसाइड हों, न्यूक्लियोसाइड्स अगर डीएनए हो तो उसमें बस ये होता है कि राइबोस शुगर होती है और नाइट्रोजन स्पेस होती है, तो उसको हम कहेंगे डी एडिनोसिन, इसमें डी लगा देंगे। डी क्यों लगाया गया, यहाँ पे डी नहीं लगाया गया, यहाँ पे इसको एडिनोसिन जस्ट कहा गया है। और यहाँ पे डी क्यों लगाया गया, क्योंकि डी ऑक्सी है। डी यानी कि कार्बन राइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 के साथ जो है OH अटैच नहीं होता, बल्कि वहाँ पे H अटैच होता है, जिसको ऐसे डी यानी कि H को रिमूव कर देता है, तो इसको हम कहते हैं डी हटा देना। तो ये है डी, वो वाला डी है ये, और इसको हम कहते हैं डी एडिनोसिन। डी शो करेगा कि ये डीएनए को कन्वर्ट कर मतलब शो कर रहा है, तो डी एडिनोसिन हो जाएगा। अब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इस तरह डी गवानोसिन हो जाएगा, और इस तरह डी साइटिडीन हो जाएगा, इस तरह डी थाइमिडीन हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे यूरासिल का नहीं दिया गया, क्योंकि यूरासिल आरएनए में होता है डीएनए में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे यूरासिल की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे थाइमिडीन यानी कि थाइमिन की बात करेंगे। तो ये इसके न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर इनके न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोस शुगर नंबर 1, नंबर 2 उसमें नाइट्रोजनस बेस, और नंबर 3 उसमें फास्फोरिक एसिड, तीनों आ जाते हैं। तो इसलिए इसको हम कहेंगे एडिनोसिन, ये डी डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डी एडिनोसिन डाईफास्फेट, डी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। मतलब ये है कि अगर तो एक फास्फेट अटैच होगा तो मोनोफास्फेट हो जाएगा, अगर 2 फास्फेट अटैच है तो 2 डाईफास्फेट हो जाएगा, अगर 3 फास्फेट अटैच है तो ट्राईफास्फेट हो जाएगा। ठीक है, ये वो बता रहा है। और इसी तरह यहाँ पे गवानिन के दिए गए डी गवानोसिन मोनोफास्फेट, डी गवानोसिन डाईफास्फेट, डी गवानोसिन ट्राईफास्फेट। इस तरह साइटोसिन के दिए गए डी साइटिडीन मोनोफास्फेट, डी साइटिडीन डाईफास्फेट, डी साइटिडीन ट्राईफास्फेट। और थाइमिन के दिए गए डी थाइमिडीन मोनोफास्फेट, डी थाइमिडीन डाईफास्फेट, डी थाइमिडीन ट्राईफास्फेट। तो ये इनकी एब्रीवेट दी गई है, तो ये इनको आपने ज़रूर याद करना है और इस चीज़ को आपने समझना है। तो यही चीज़ें ऊपर मेंशन की गई थी जब मैंने रीडिंग की थी। मैंने कहा पहले मैं आपको बॉक्स यानी कि जो बॉक्स यहाँ पे दिए गए वो अंडरस्टैंड करवा दूँ, उसके बाद जो है मैं आपको उसकी रीडिंग करवाऊँगा। तो ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया था ये, तो ये इसी चीज़ के बारे में दिया गया। ठीक है, तो ये डीएनए में क्योंकि मोनोफास्फेट है तो फिर इसको एडेनाइलिक एसिड कहेंगे, और अगर ग्वानोसिन है तो उसको हम ग्वानालाइलिक एसिड कहेंगे, अगर साइटिडीन है तो उसको हम साइटिडाइलिक एसिड कहेंगे, और अगर थाइमिन है तो उसको हम थाइमिडाइलिक एसिड का नाम देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, इसको आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, डीएनए के। अब हम चलते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है। तो वो कह रहा है कि द न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनाइट विद वन अनदर थ्रू फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। असल में वो कह रहा है कि जब न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं एक ख़ास तरीके से, और वो तरीका का कौन सा होता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का होता है। फास्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या करता है, और फास्फोडाइएस्टर लिंकेज की डेफिनेशन मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ।
जिसमें सल्फर एसएस जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, डाइफॉस्फेट उसको हम कहते हैं। तो वो कह रहा है कि वो एक ख़ास तरतीब से आपस में जुड़ते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ देते हैं, फिर दोनों को तीसरे के साथ जोड़ देते हैं, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को फिफ्थ के साथ, और एक बहुत सी लंबी सी चेन बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। पॉली मीन्स होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जो अभी आपने पढ़े हैं, और उनकी एक चेन्स होती है। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू स्पेसिफिक सीक्वेंस से जुड़ते हैं तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। टू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, अगर दो होंगे तो उसको हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई मीन्स टू, ठीक है। अगर तीन होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, ट्राई मीन्स थ्री। इसी तरह एक एग्जाम्पल दी गई है आपकी यहाँ पे, वो है NAD। NAD की एब्रीवेटेड यहाँ पे ये बच्चों दिखी हुई है, यहाँ पे कहा गया कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये एब्रीवेटेड है NAD। ये एक क्या है, एक को इंजाइम है ये, और इसकी एग्जांपल दी है कि ये क्या है, एक डाई न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल ये NAD दी गई थी आपको, जिसमें ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं, और जुड़ के उन्होंने एक लिंकेज बनाया है जिसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम कहते हैं, और वो उसको हम नाम देंगे NAD, यानी कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसका हम नाम देंगे। तो कह रहे कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, ये आगे बताया भी गया, मेंशन किया गया, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कोएंजाइम, ये एक इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है इन सेवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द सेल, जो कि सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो वक्के पजीर होते हैं। तो ये बॉक्स में आपको ऑलरेडी बताता हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, और उसकी एक एग्जांपल भी पढ़ चुके हैं NAD की। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि वर्क ऑफ चार्जफ। चार्जफ एक साइंसदान है, इसने कुछ काम किया था 1951 में, एरविन चार्जिफ ने। तो इसने क्या काम किया था, क्या कहा था, वो मैं आपको बताया था। इसने एक डाटा रेशो बनाई थी, और उसमें इसने ये कहा था कि एडेनिन और थायमिन, इन ये रेशो में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के पेयर हैं, ठीक है, बन सकते हैं, इक्वल है। इस तरह गवानीन और साइटोसिन एक दूसरे के पेयर हैं। तो इसने 1951 में ये एक इंफॉर्मेशन दी थी, एक रेशो की निकाली थी, एडेनिन और थायमिन का पेयर बनाया था, और गवानीन और साइटोसिन का पेयर बनाया था इसने, ठीक है। ये आप MCQs के लिए याद रखना है। 1951 में एरविन चार्जिफ ने ये डाटा प्रोवाइड किया था, और इसने क्या कहा था वो मैंने आपको बता दिया, एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के इक्वल हैं रेशो के हिसाब से, और गवानीन और साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल हैं रेशो के हिसाब से। यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं मेंशन की गई, और वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप ज़रा इस डायग्राम को देख लें। ये देखें, ये DNA, और DNA का ये स्ट्रक्चर आपके सामने शो किया गया है। इसमें आपको ए एडेनिन थायमिन के इक्वल नज़र आ रहा है, साइटोसिन G के इक्वल नज़र आ रहा है, और आपको यहाँ एक एक चीज़ शो हो रही है। फिर अगर इसको भी ओपन करके इसके अंदर देखें तो ये आपको ये बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैंड 1 है, स्ट्रैंड 2 है। इसमें आप देख सकते हैं फास्फेट कहाँ पे अटैच है, राइबो शुगर कहाँ पे अटैच है, और नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे अटैच है। अंदर नाइट्रोजनस बेस है, बाहर जो है वो राइबो शुगर है, डीऑक्सीराइबोज है, और फिर फास्फेट है। तो ये आपको सारा जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये आपने कभी सोचा है कि ये कैसे, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन, या ये जो इसकी डायग्राम है ये कैसे शो की गई है। तो बच्चों इसके लिए एक प्रोसेस था और एक तरीकाकार है इसको दिखाने के लिए, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस। कि इस एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस, क्योंकि DNA इतना छोटा होता है कि हम उसको मतलब नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देखना उसको मुश्किल होता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो देखना डिफ़िकल्ट है। इसलिए एक टेक्निक होती है जिसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले मैं ये है कि यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि है डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पहले सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर जो 3 लाइन्स लिखी हुई है वो मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले डिफ्रैक्शन है, कह रहा है कि एजिस ऑफ एन ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी क्या होती है, ओपेक बॉडी वो होती है जिसकी जो सरफेस है वो स्मूथ ना हो बल्कि रफ हो, उसको हम कहते हैं ओपेक बॉडी। तो कहते हैं एक ओपेक बॉडी है, उसमें छोटे छोटे जो एजेस होते हैं, उन एजेस को ये क्या करती है कि नैरो स्लिट्स, छोटी छोटी लाइंस में उनको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, ब्रेक करती है। कौन करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स कलर्ड स्पेक्ट्रा। फिर क्या होता है कि किसी जगह पे डार्क बैंड होते हैं, यानी कि डार्क निशान होते हैं, कहीं पे लाइट निशान होते हैं। तो इस तरह एक डार्क और लाइट का कलर जो है ना वो बन जाता है, स्पेक्ट्रा बन जाता है, ठीक है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं।
तो ये कलर स्पेक्ट्रा अ बीम ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल, इसमें क्या होती है कि बीम ऑफ रेडिएशंस होती हैं या पार्टिकल जो है वो शो की जाती हैं इन अ सीरीज अल्टरनेटिव हाईली एंड लो इंटेंसिटी, उसमें उसकी इंटेंसिटी कम भी की जा सकती है और हाई भी केयर करते हैं। दोनों तरीकों से हम लाइट और डार्क बैंड लेते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन होता है। सिंपल बात में अगर बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक बाल है आपका और आप उस बाल की मतलब स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो कैसी है, तो आप क्या करेंगे कि उसको एक मशीन में रखेंगे और उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी कि उसका अक्स बनाएगी और उसका अक्स स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा और उसके ज़रिए आप बाल की जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ है या ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे भी ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा शो करती है जो कि लाइट और डार्क बैंड में शो करती है। फिर इसको जो कलर दिए जाते हैं, जो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाई थी उसमें आपको कलर नज़र आ रहे थे, जैसे ये देखें ये आपको कलर नज़र आ रहे हैं, ये कलर फिर खुद से दिए जाते हैं। ठीक है, पहले नहीं तो ये ब्लैक एंड वाइट होता है और ब्लैक एंड वाइट करके तो ये ज़्यादा इसको मतलब हाईली स्पेसिफाई किया ज़्यादा अंडरस्टैंड के लिए इसको कलर्स दिए जाते हैं और कलर्स दे के फिर इसको आगे डिटेल मेंशन की जाती है। तो ये इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी ये कहता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसे आपके एक्सरे करवाते हो आपने तो वो बॉडी का अक्स जो है वो शो कर देता है हड्डियों की ये जो रिब्स होती हैं उनकी, कि मतलब ये कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो इस तरह यही टेक्निक ये भी है। इधर टेक्निक ऑफ डिटरमिन द अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, यानी कि किसी एटम की अरेंजमेंट को देखने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं जिसमें अक्स नजर आता है कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं। रिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ एक्स रे पास, कहते हैं ये तब शो होता है जब हम एक्स रे पास करते हैं इसमें से किसी भी सब्सटेंस यानी कि किसी भी चीज़ में से। एक्स रे डिफ्रैक्शन हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कहते हैं इसी मेथड ने, एक्स रे डिफ्रैक्शन ने डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। मायोग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, डीएनए जो एक न्यूक्लिक एसिड है, और इन तीनों की स्ट्रक्चर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, मैंने आपको जस्ट ये बताना चाहा है कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर आपके बुक में मेंशन की गई है उसको किस तरह शो किया गया है, वो इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऐसा फिर दो साइंसदान और हैं, एक है विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये दो साइंसदान हैं। इन्होंने क्या कहा है, पूरा नाम पढ़ते हैं, मोरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये दो साइंसदान हैं। इन्होंने क्या किया, एक्सरे की टेक्निक को इस्तेमाल किया और एक्सरे टेक्निक को इस्तेमाल करके उन्होंने डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो मालूम की और मालूम करके उसमें से कुछ डाटा निकाला। वो डाटा यहाँ पे ये दिया गया। उन्होंने कहा कि चार मैन है, शिप है, वीट और यीस्ट। ठीक है, ये एनिमल्स हैं और ये भी एनिमल्स है दोनों, और ये प्लांट में आ जाता है और ये जो है ना वो फंजाई में आ जाती है। इसमें उन्होंने एड्रीन की, गवानिन की, साइटोसिन की और थायमिन की जो रेशो है वो मेंशन की गई है कितनी होती है। मैन में देखें 30.9 एड्रीन है, गवानिन 19.9 है, थायमिन 29.4 है और साइटोसिन 19.8 है। आज अब मैंने अभी आपको कहा था कि एड्रीन थायमिन के इक्वल है और गवानिन साइटोसिन के इक्वल है। इस क्यों कहा था, वो इसलिए कहा था कि देखें एड्रीन की और थायमिन की थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, यानी कि पॉइंट के हिसाब से इनमें फ़र्क आ जाता है, तो ये रेशो के हिसाब से एक दूसरे के इक्वल है। गवानिन का देखिए 19.9 है, 19.8 है, तो इसका मतलब कि इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब एक दूसरे के तकरीबन इक्वल है। इतना शिप में देखें एड्रीन 29.3 है, यहाँ पे 28.3 है, एक पॉइंट का फ़र्क आ जाता है, तो जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक दूसरे के रेशो के इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए 21.4 है और 21.0 है, तो ये भी रेशो 1 से कम हो जाती है और ये भी एक दूसरे के इक्वल आते हैं। वीट में देखिए 27.3 है और यहाँ पे 27.1 है थायमिन, ये एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह यहाँ पे गवानीन में देखें 22.7 है और यहाँ पे देखें 22.8 है, यानी कि 0.1 का फ़र्क है, तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें देखें 31.3 है और यहाँ पे 32.9 है, तो ये तकरीबन 1 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए 18.7 है और 17.1 है, तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट का फ़र्क है तकरीबन, तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह इनकी रेशो जो है वो इन्होंने बताया था कि जो एडेनिन है वो थायमिन के इक्वल आ जाता है, गवानिन जो है वो साइटोसिन के इक्वल आ जाता है। तो इस रेशो की बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि ये दूसरे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपको समझ आ गई सारी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास है वाटसन के मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के हम यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो क्लोज करते हैं और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और समझने के बाद इसको ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है
और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे पता है कि अगर आप एक दफ़ा लेसन सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, बल्कि आप लेसन को बार बार सुने। और अगर फिर भी आपको कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। और इस टॉपिक को आप लाजमी और ज़रूर सुनिएगा, ठीक है पूरा। तो इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बच्चों इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।